नमस्कार दोस्तों। आप लोग सब पीसीएस प्री की तैयारी के लिए कमर कस के लगे हुए हैं और शीघ्र ही अब बहुत ही कम समय बचा है पीसीएस प्री होने के लिए। और पीसीएस प्री परीक्षा की इस समय तैयारी आप लगभग पूरी कर चुके हैं और इस समय स्ट्रेटजी बनानी है आपको कि किस प्रकार से कम समय में विगत वर्षों के प्रश्नों के हल किए जाएं टॉपिक वाइज, और उस टॉपिक वाइज हल करने के साथ साथ यह भी जाना जाए कि इस प्रकार के और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम 2021 में पूछे गए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान के 21 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इनके प्रत्येक विकल्प पर चर्चा करेंगे, उसका जो सही उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे, और इससे ये होगा कि आपका पूरा सिलेबस फिर से एक बार तैयार होगा और आप आने वाली पीसीएस प्री के लिए भारतीय राजनीतिक संविधान व्यवस्था के लिए तैयार हो जाएंगे। आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने 15 सितंबर से 29 सितंबर तक अपलोड वीडियो की सूची जारी किया है, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने 10 वीडियो 6 टॉपिक पर डाले हैं। अब देखना है कि 21 प्रश्न इन 6 टॉपिक से कितने आए हैं। चूँकि भारतीय राजनीतिक संविधान व्यवस्था का जो अभी हमने टॉपिक कवर किए हैं यह मात्र मुश्किल से 10% होगा। अभी इसका विस्तृत सिलेबस है, इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हम ये आज देखेंगे, यह भी देखेंगे कि इन 6 टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए 2021 के प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के भारतीय राजनीतिक संविधान के कुछ प्रश्न ले रहे हैं और उसके हम सही उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आपके पास प्रश्न पत्र हो तो उसको आप देख लीजिए, खोल के रख लीजिए। अगर नहीं है तो एक कॉपी पेन ले लीजिए, प्रश्नों को लिखिए और उस पर सुनिए। यदि आपने गंभीरता से सुन लिया तो आप आंसर भी अच्छा देंगे, और इससे जो नए प्रश्न बनेंगे 2000 जो आप नेक्स्ट पीसीएस की परीक्षा हो रही है तो उसको आप अच्छे से हल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटीजेंसी फंड। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि आकस्मिक निधि से संबंधित है। आकस्मिक निधि, दो प्रकार की निधियां होती है, समेकित निधि, आकस्मिक निधि। समेकित निधि को हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड और आकस्मिक निधि को कहते हैं कंटीजेंसी फंड। ये दो फंड में ही पार्लियामेंट के द्वारा जब बजट पारित किया जाता है, जब कोई बजट पारित करने के बाद जो भी हम कर वसूलते हैं या जो भी हम व्यय करते हैं वो सारा का सारा धन कंसोलिडेटेड फंड में आता है, और कुछ आकस्मिकताओं के लिए प्रेसिडेंट के आदेश से कुछ पैसा आकस्मिकताओं से निपटने के लिए उसमें संचय किया जाता है, उसको हम आकस्मिक निधि कहते हैं, कंटीजेंसी फंड कहते हैं। तो आर्टिकल 265 एक पहला विकल्प है, वो नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 265 कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा ये कहता है। यानी कि पहले आप पार्लियामेंट से अनुमति लेंगे, संसद से अनुमति लेंगे, यानी कि पहले कानून बनेगा उसके बाद ही कर लगेगा। तो 265 नहीं है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड संबंधित है, संचित निधि से संबंधित है, समेकित निधि से संबंधित है। ध्यान रहे 266 संचित निधि से संबंधित है, उससे भी ये जुड़ा नहीं है। तीसरा विकल्प है इसमें आर्टिकल 267, तो 267 ही कंटीजेंसी फंड से जुड़ा है। तो ध्यान रहे इसका सही आंसर है विकल्प सी 267। तो कंटीजेंसी फंड संविधान के किस अनुच्छेद में है? 267। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। और ध्यान रहे 266 जो हमने कहा था कंसोलिडेटेड फंड, इसमें सभी राजस्व, ऋण, वसूली सब जमा होती है और सारे खर्चे भी इसी से पैसा निकाल किया जाता है। और ये संसद का अधिकार है कि जो भी नियम बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, उसके अंतर्गत जो भी रेवेन्यू आएगा वो इसी फंड में डाला जाएगा। अब पब्लिक लोक लेखा खाता भी इसी का पार्ट है, जिसके अंतर्गत जीपीएफ, पीपीएफ ये सब धनराशियाँ इसके अंदर रखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 20 ईयर टू 18 ईयर। वो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था या अधिनियम था जिसके द्वारा हमारी वोटिंग आयु, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए इसके विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 66 विकल्प नहीं, अमेंडमेंट नहीं है। आप कहीं लिखते जाइएगा क्योंकि मैं कुछ अमेंडमेंट बोल भी रहा हूं तो वो आप
आप संक्षेप में लिख लेंगे तो याद रहेंगे, क्योंकि भविष्य में उस पर आधारित प्रश्न आ सकता है। तो केवल करेक्ट आंसर पर ही ध्यान न दें, बल्कि विकल्पों पर भी ध्यान दें, क्योंकि मैंने कह रखा है विकल्प एवं सही उत्तर का विश्लेषण मैं कर रहा हूं। तो विकल्प देखिए, ये विकल्प क्यों नहीं होगा। अब जैसे कहा कि फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 21 वर्ष से 18 वर्ष के आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है या किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो विकल्प एक है 66वां संविधान संशोधन। तो 66वां संविधान संशोधन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत 9th शेड्यूल में कुछ विषयों को जोड़ा गया था और उन विषयों को जोड़कर कहा गया था कि इसको लीगली चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये 66 में इसलिए नहीं है। दूसरा आता है 62nd जो है 62वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन को लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, यानी कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए और कर दिया गया था। और इसलिए आप इसको भी रट लीजिएगा, 62वां संविधान संशोधन 1989 में आया था, 10 वर्ष के लिए और आगे SC ST एंग्लो इंडियन के आरक्षण जो सीटों का है, 2 एंग्लो इंडियन आते थे तो उसको इसी द्वारा किया गया है और SC ST के 10 साल के लिए बढ़ाया गया। तीसरा विकल्प था 61वां संविधान संशोधन विधेयक। ये बिल्कुल सही है। 61वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ही मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी 1989 में। 1989 में, सन भी याद रखिएगा, कभी कभी सन पूछ लेगा कि किस सन में मतदान की आयु 21 से 18 की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। संविधान में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। तो पहला कहता है टू वोट इन जनरल इलेक्शन। बिल्कुल सही है, वोट इन जनरल इलेक्शन हमारा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ही सही है कि द टू वोट इन जनरल इलेक्शन ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, क्योंकि और जो हमारे अन्य है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर भावना ये है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा यह भी है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज हमारे संविधान का सम्मान करना और जो उसके आदर्श हैं उसको फॉलो करना, उसका पालन करना, ये भी हमारे मूल कर्तव्यों में है। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट which of the following constitutional amendments act made necessary provision for implementation of goods and service tax। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स को शामिल किया गया। तो आपको बता दें ये 101वां है, 101st अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा हमने जीएसटी जोड़ा था और 2016 का ये अधिनियम है, अमेंडमेंट है। जब हम संविधान संशोधन करते हैं तो आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब कोई विधेयक पारित होता है तब उसे हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 368 में है। इसमें देखिए और विकल्प हैं 102, इसने एक विकल्प 101 दिया, आपने करेक्ट निशान लगा दिया। बी विकल्प है 102, तो आपको यह भी पता होना चाहिए 102 किससे संबंधित है, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टैट्यूटरी कमीशन था, लेकिन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया है। नोट कर लीजिए, 1993 में ये कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, स्टैट्यूटरी था। स्टैट्यूटरी का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा समान बहुमत से अगर कोई विधेयक पारित करते हैं और वो कानून बनता है और उस कानून के अंतर्गत यदि कोई कमीशन, आयोग, कमेटी बनाई जाती है तो स्टैट्यूटरी बोलते हैं। तो
इसको अब हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया है 102nd अमेंडमेंट के द्वारा, और ये भारतीय संविधान के 338 बी में है, अनुच्छेद 338 बी 338 बी में इसका उल्लेख है, नोट कर लीजिएगा। अगला इसी में विकल्प था 103rd अमेंडमेंट। अब आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 103rd अमेंडमेंट क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो सकता है कि साल के पेपर में आ जाए। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, और इसके द्वारा 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ईडब्ल्यूएस को। तो ध्यान रहे, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो आया है शासकीय सेवाओं में, वो 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। ठीक है, अब आता है इसमें एक विकल्प और था 104th अमेंडमेंट एक्ट। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 भी आपको मैंने एक बार बताया था 62वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था SC ST के और लोग एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में सीटें। अब फिर 104वां 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया है, जिसके द्वारा SC ST लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 10 साल के लिए और आरक्षण दे दिया गया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 104th अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। इसी अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब, अब जो लोकसभा इस समय चल रही है, इसमें एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधि नहीं है। 543 ही लोकसभा के सदस्य हैं। एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया, जो देश की आज़ादी के बाद अभी तक 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य मनोनीत करते थे। राष्ट्रपति महोदय मनोनयन समाप्त हुआ 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था। आपका प्रश्न संख्या जो 4 था, मैंने अभी जो जिसका विश्लेषण किया, जिसके द्वारा बताया 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। इसके साथ ही मैंने 102nd, 3rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया कि इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें से आप एक तरफ प्रावधान दे रहा है, दूसरी तरफ उनके स्रोत दे रहा है, और ये आपको जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हम कह सकते हैं, जिसको हम कहें कि विभिन्न स्रोतों से हमने जो संविधान में समाहित किया है, जिसको हमने पहले आपको बता रखा था मूल अधिकारों में, उद्देशिका में, तो उसके बारे में ये प्रश्न आया है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है। उसके सामने लिखा है USA, सही है। दूसरा है भारत के नीति निर्देशक तत्व कहाँ, संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, उसके सामने लिखा हुआ आयरलैंड, यह भी सही है। तीसरा है केंद्र की अवशेष शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, रेसिड्यू पावर ऑफ द सेंटर, उसके सामने लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया, यही गलत है, क्योंकि हमने रेसिड्यू पावर ऑफ सेंटर कनाडा से लिया हुआ है। और चौथा विकल्प है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया है, जर्मनी, यह भी सही है। तो मैंने ये जो मैंने आपको पहले पूर्व में टॉपिक पढ़ा रखे हैं, ये उसी से आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। 6वां प्रश्न है पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइजेज द, जो लोक लेखा समिति है, भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है, वो क्या काम करती है, किसका परीक्षण करती है, किसकी समीक्षा करती है। नंबर 1 रिपोर्ट ऑफ द CAG, नंबर 2 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, नंबर 3 पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, नंबर 4 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये चारों विकल्पों में पहले मैं बता दूं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैंने आपको पहले बताया है, आर्टिकल 266 का पार्ट है। इसमें जो भी कर आएगा, कहीं से रेवेन्यू आएगा, कोई पेनाल्टी आएगी, किसी प्रकार की आय होगी, वो कंसोलिडेटेड फंड में डाली जाती है, और कोई व्यय होता है तो इसी फंड से निकाला जाता है, और इसी से खर्च करने की अनुमति बजट के माध्यम से संसद देती है। तीसरा है, इसी में अगला विकल्प है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये लोक लेखा समिति है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, और ये समिति CAG की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो ए आंसर सही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी CAG की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। चौथा विकल्प है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड का वो पब्लिक अकाउंट कमेटी परीक्षण नहीं करती है, वो आकस्मिक निधि है। इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में 6 प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या किया।
अगले वीडियो में अगले प्रश्नों को हम लेते हैं और इंतजार कीजिए, इसके आगे हम फिर से विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।